हेलो फ्रेंड्स। आज है 18 जुलाई। ये है ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव जीके की बुक। दोस्तों, इससे पहले हमने मिडिवल इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट कर ली है और आज से हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। आज का मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, मतलब जो यूरोपियन कंपनीज रहती हैं वो इंडिया में किस तरह से आती हैं और फिर फाइनली जो ब्रिटिशर थे वो इंडिया को किस तरह से कैप्चर कर लेते हैं। तो यहाँ पे सारे हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए फ्रेंच सेटलमेंट इन इंडिया। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा एक फ्रेंच सेटलमेंट नहीं था। पौंडीचेरी, माहे, गोवा एंड चंद्रनगर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी है, गोवा। गोवा जो था वो जो पोर्चुगीज थे उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था, फ्रेंच सेटलमेंट नहीं था। क्वेश्चन सेकंड लिखा हुआ है वेयर आर दी ट्रेसेस ऑफ पोर्चुगीज कल्चर फाउंड इन इंडिया। तो बोला जा रहा है कि इंडिया में किस जगह पे पोर्चुगीज जो कल्चर है वो देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन गोवा है। क्वेश्चन थर्ड लिखा हुआ है हु वॉज दी फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। हु वॉज दी फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो बोला जा रहा है कि जो पहला गवर्नर जनरल था बंगाल का वो कौन था। रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, कॉर्नवालिस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी है, वॉरेन हेस्टिंग। क्वेश्चन फोर्थ लिखा हुआ है हु वर दी फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडिया फॉर ट्रेड। तो ऐसा कौन सी पहली यूरोपियन कंपनीज रहती हैं जो कि इंडिया में आती हैं ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ पे पोर्चुगीज करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन फिफ्थ की बात करेंगे, लिखा हुआ है द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन। बोला जा रहा है कि जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी रहती है वो कब उसको फॉर्म किया गया था। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन 1664 है। क्वेश्चन सिक्स में बोला जा रहा है कि द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंडेड ए परमानेंट फैक्ट्री एट सूरत इन द ईयर। बोला जा रहा है कि सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एक परमानेंट फैक्ट्री को फाउंड करती है। तो किस ईयर में परमानेंट फैक्ट्री बनाई जाती है सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो ये साल था 1613। क्वेश्चन सेवेंथ लिखा है द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया केम टू एन एंड। बोला जा रहा है कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया को रूल कर रही थी, एडमिनिस्टर कर रही थी, तो एक समय के बाद इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन रहता है इंडिया से उसको खत्म कर दिया जाता है। तो किस ईयर में ऐसा हुआ था। तो 1857 के रिवोल्ट के बाद 1858 में ये जो एडमिनिस्ट्रेशन था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कि इंडिया को रूल कर रहे थे तो उसको फिनिश कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। क्वेश्चन 8 लिखा हुआ है द बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश 1760 वॉज फॉट बिटवीन। बोला जा रहा है कि जो वॉन्डी वॉश का जो बैटल था 1760 में जो हुआ था तो ये किसके बीच में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इंग्लिश और जो फ्रेंच रहते हैं इनके बीच में ये बैटल देखने को मिलता है और इस बैटल को इंग्लिश या जो ब्रिटिशर रहते हैं वो लोग जीत लेते हैं और जो फ्रेंच रहते हैं तो उनको एक बहुत सीमित जगह पे रूल करने को बोला जाता है। क्वेश्चन 9 लिखा हुआ है बॉम्बे वॉज एक्वायर्ड बाय द इंग्लिश फ्रॉम द पोर्चुगीज इन द ईयर। बोला जा रहा है कि जो बम्बई था, बॉम्बे था, तो इसको इंग्लिश जो लोग रहते हैं, ब्रिटिशर जो थे वो पोर्चुगीज से उसको एक्वायर कर लेते हैं। ऐसा किस साल में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। 1661 के टाइम पे पोर्चुगीज से जो ब्रिटिशर थे, इंग्लिश मैन थे, वो बॉम्बे को एक्वायर कर लेते हैं। क्वेश्चन 10 लिखा हुआ है ड्यूरिंग द मुगल पीरियड विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडर्स फर्स्ट केम टू इंडिया। बोला जा रहा है मुगल टाइम पीरियड पे ऐसे कौन से पहले ट्रेडर्स थे जो कि इंडिया को विजिट करते हैं। पोर्चुगीज, इंग्लिश, डच एंड डेनिश। तो जो इंग्लिश मैन थे ये सबसे पहले मुगल टाइम पीरियड पे एज ए ट्रेडर इंडिया में आते हैं। क्वेश्चन 11 लिखा है हु ग्रांटेड द परमिशन टू एस्टेब्लिश द फ्रेंच फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम। बोला जा रहा है कि फ्रेंच फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में एस्टैब्लिश करने के लिए वो कौन पर्सन था जिसने ये परमिशन को ग्रांट करा था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है, अब्दुल्ला कुतुब शाह। क्वेश्चन 12 लिखा है वास्को डी गामा डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया इन। बोला जा रहा है कि जो वास्को डी गामा रहता है ये समुद्री रास्ता ढूंढ लेता है इंडिया में आने के लिए। तो ऐसा कौन से साल में होता है। ये था 1498 के टाइम पे जो वास्को डी गामा रहता है ये इस रास्ते का पता लगा लेता है। क्वेश्चन 13 एक तरफ कंपनीज के नेम दिए गए हैं और दूसरी तरफ फैक्ट्रीज के नेम दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि किस कंपनी की फैक्ट्री कहाँ पे थी। सबसे पहले जो फ्रेंच कंपनी रहती है तो ये फ्रेंच कंपनी आपको पौंडीचेरी में देखने को मिलती है। इसके बाद जो इंग्लिश रहते हैं, इंग्लिश मैन जो थे इन्होंने कोलकाता में हुगली में अपनी फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करते हैं।
इसके बाद जो डच थे ये मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं, और जो आपके पोर्चुगीज थे तो ये आपका कालीकट में अपनी फैक्ट्री को स्टैब्लिश करते हैं। तो इस तरह से बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन 14 में असर्शन और रीजन दिए गए हैं, तो असर्शन की बात करते हैं। लिखा हुआ है द फ्रेंच वर डिफीटेड बाय द ब्रिटिश इन द थर्ड कर्नाटिक वॉर एट द बैटल ऑफ वांडीबॉश। तो ये मैंने अभी बताया था आपको कि बैटल ऑफ वांडीबॉश में जो फ्रेंच थे उनको जो ब्रिटिशर थे थर्ड कर्नाटिक वॉर में उनको हरा देते हैं। सही बात लिखी हुई है। रीजन दिया हुआ है द इंडियन रूलर्स डिड नॉट सपोर्ट द फ्रेंच। तो ये गलत बात दी हुई है, इंडियन रूलर्स ने फ्रेंच को सपोर्ट नहीं किया था। इंडियन से तो इन लोगों को मतलब ही नहीं था, ये सभी लोग कंट्रोल करना चाह रहे थे इंडियन टेरिटरीज को। क्वेश्चन 15 लिखा है विथ रेफरेंस टू द कॉलोनियल पीरियड ऑफ इंडिया द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एंडेड बाय। बोला जा रहा है कि कॉलोनियल पीरियड ऑफ इंडिया के टाइम पीरियड में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड में मोनोपोली चल रही रहती है तो इसको कंट्रोल कर दिया जाता है, ठीक है, या खत्म कर दिया जाता है। तो ये किस समय हुआ था, किस एक्ट के थ्रू, किस चार्टर के थ्रू हुआ था? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एंड डी ऑप्शन है यहाँ पे द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो ध्यान रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली चल रही थी ट्रेड में, मतलब ब्रिटिश से या इंग्लैंड से कोई भी कंपनी इंडिया के साथ ट्रेड नहीं कर सकती थी। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसकी मोनोपोली चल रही थी। लेकिन 1833 के टाइम पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट रहती है वो एक चार्टर एक्ट लॉन्च करती है, चार्टर एक्ट 1833, और ये जो मोनोपोली थी इसको खत्म कर दिया जाता है। क्वेश्चन 16 लिखा हुआ है In 1717, who among the following Mughal emperor had issued the royal edict to allow the business privilege to Britain's East India Company? बोला जा रहा है कि ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसको ऐसा कौन सा मुगल एम्परर रहता है जो बिजनेस प्रिविलेज दे देता है, रॉयल एडिक्ट, मतलब एक फरमान जारी कर देता है कि आपको बिजनेस प्रिविलेज दी जाएंगी। तो वो कौन सा पर्सन था? तो वो पर्सन था आपका मुगल एम्परर फर्रुखशियर। क्वेश्चन 17 लिखा हुआ है व्हाई डिड डच ईस्ट इंडिया कंपनी फेल टू मेंटेन इट्स इन्फ्लुएंस इन इंडिया। बोला जा रहा है कि जो डच की ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो ये इंडिया में अपना इन्फ्लुएंस एस्टेब्लिश करने में फेल हो जाती है। तो इसके रीजन बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लिखा हुआ है ए ऑप्शन पोर्चुगीज डिड नॉट अलाउ देम टू ट्रेड इन इंडिया, गलत बात है। दूसरा लिखा हुआ है देयर वाज ए ग्रोइंग इंटरफियरेंस ऑफ डच गवर्नमेंट इन कंपनीज इंटरनल अफेयर, ठीक है, तो ये बात भी गलत दी हुई है कि जो डच गवर्नमेंट थी वो कंपनी के इंटरनल अफेयर में इंटरफियर कर रही थी। सी ऑप्शन दिया डच इंडल्ज इन फोर्सिबली रिलीजियस कन्वर्जन ऑफ द पीपल एंड दस वर एक्सपेल्ड बाय लोकल किंग्स। बोला जा रहा है कि ये जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी रहती है तो ये यहाँ के जो लोकल लोग थे इनका रिलीजियस कन्वर्जन कर रही थी, जिसके कारण से यहाँ के जो लोकल किंग्स थे वो इनको एक्सपेल कर देते हैं। तो ये बात भी गलत दी हुई है। डी ऑप्शन दिया है द इंग्लिश फोर्सेज मेड देम टू लीव इंडिया, ठीक है, तो जो इंग्लिश फोर्सेस थी इनके कारण मजबूर होकर जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी रहती है इसको यहाँ से भागना पड़ता है। तो यहाँ पे ये डी ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन 18 लिखा है हु ग्रांटेड द परमिशन टू एस्टेब्लिश द फर्स्ट ब्रिटिश फैक्ट्री एट हुगली इन बंगाल। बोला जा रहा है कि वो कौन पर्सन था जो कि परमिशन ग्रांट करता है ब्रिटिश लोगों को ताकि वो फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर सकें हुगली बंगाल में। तो वो पर्सन था आपका शाह सुजा, ये किंग था। क्वेश्चन 19 लिखा है द फर्स्ट डेफिनेट स्टेप टू प्रोवाइड पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी वाज टेकन बाय। बोला जा रहा है कि पहला डेफिनेट स्टेप क्या रहता है पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए पहला जो स्टेप लिया था ये रहता है आपका द पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के टाइम पे। बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन 20 की बात करेंगे। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। लिखा हुआ है डच ओपन ए फैक्ट्री एट पुलिकट इन 1609, तो ये गलत दिया हुआ है। लिखा है कि जो डच लोग थे इन्होंने पुलिकट में अपनी पहली फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करा था 1609 में, गलत है। दूसरा लिखा है इंग्लिश बिल्ट ए फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम इन 1611, ठीक है, तो जो इंग्लिश लोग थे ये अपनी पहली फैक्ट्री को मसूलीपट्टनम में एस्टेब्लिश करते हैं 1611 के टाइम पे। तो यहाँ पे केवल सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरह से बी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा।
क्वेश्चन 21 लिखा है ड्यूरिंग हुज रेन डिड सर थॉमस रो हैव रेगुलर अटेंडेंस एट द मुगल कोर्ट टू सिक्योर कमर्शियल प्रिविलेज। बोला जा रहा है कि जो सर थॉमस रो ये जो पर्सनैलिटी थी ये रेगुलरली जो मुगल कोर्ट था वहां पे विजिट करता रहता है ताकि वो अपनी कंपनी के लिए सिक्योर कमर्शियल प्रिविलेज, ठीक है, तो ये कमर्शियल प्रिविलेज हासिल करने के लिए बार बार मुगल दरबार में आना जाना हो रहा था इसका। तो उस समय मुगल जो एम्परर था वो कौन था, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। तो वो जहांगीर का टाइम पीरियड चलता रहता है जब सर थॉमस रो रेगुलर अटेंडेंस करते हैं मुगल कोर्ट में। क्वेश्चन 22 लिखा है हु वॉज फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। बोला जा रहा है ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कौन था, तो ये पोर्चुगीज वायसराय था इंडिया के अंदर। ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 23 लिखा है विच ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल्स डिफीटेड पोर्चुगीज एट सोवाली। ठीक है, तो ये बैटल ऑफ सोवाली हुआ था और बोला जा रहा है कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल रहते हैं ये पोर्चुगीज को हरा देते हैं। तो उस समय ब्रिटिश ऑफिशियल कौन था, ठीक है, जहां पे जो पोर्चुगीज रहते हैं उनको सोवाली, जो बैटल ऑफ सोवाली हुआ था तो उसमें इनको हरा दिया गया था ब्रिटिश ऑफिशियल ने। तो उस ब्रिटिश ऑफिशियल का नाम क्या था, वो पर्सन था थॉमस बेस्ट। क्वेश्चन 24 लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। बोला जा रहा है कि इमीडिएट कॉज था फर्स्ट कर्नाटिक वॉर का कौन सा था। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर आपको पता ही है, जो ब्रिटिशर थे और जो फ्रेंच थे इनके बीच में लड़ा गया था। इसका रीजन हमको बताना है इमीडिएट कॉज। यहां पे ए ऑप्शन दिया हुआ है एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, ये तो नहीं था। दूसरा दिया हुआ है बी ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, तो ये बात भी गलत दी हुई है यहाँ पे। सी ऑप्शन लिखा हुआ है इश्यू ऑफ कर्नाटिक सक्सेशन, तो ये भी सही नहीं है। डी ऑप्शन लिखा है कैप्चर ऑफ फ्रेंच बाय द ब्रिटिश। ठीक है, तो जो फ्रेंच के शिप्स थे वो ब्रिटिशर कैप्चर कर लेते हैं, इसके कारण से इनके बीच में ये जो झगड़ा था फर्स्ट कर्नाटिक वॉर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। और मैंने आपको फाइनली बताया था कि बैटल ऑफ वांडीवाश होता है 1760 के टाइम पे, जहां पे जो ब्रिटिशर रहते हैं वो फ्रेंच को फाइनली हरा देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन 25 लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर गेव एन इंपोर्टेंट फरमान टू द इंग्लिश टू फैसिलिटेटिंग देयर ट्रेड इन इंडिया। बोला जा रहा है कि वो मुगल एम्परर कौन रहता है जो कि अपना एक इंपॉर्टेंट फरमान दे देता है इंग्लिशमैन लोगों को, ताकि वो अपने जो ट्रेड है उसको बहुत आसानी से फैसिलिटेट कर सकें, कंटिन्यू कर सकें। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बहादुर शाह फर्स्ट, फर्रुखशियर। तो ये फर्रुखशियर भाई साहब थे, इन्होंने फरमान जारी कर दिया था इंग्लिशमैन लोगों के लिए ताकि उनका जो ट्रेड है बहुत इजीली फैसिलिटेट हो सके। क्वेश्चन 26 लिखा हुआ है हु वाज द फर्स्ट पोर्चुगीज वायसराय इन इंडिया। ये क्वेश्चन मैंने अभी बताया था कि जो पोर्चुगीज लोग थे तो इनका पहला वायसराय इंडिया के अंदर कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 27 की बात करूंगा, लिखा हुआ है वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स हु डिड ग्रांटेड दीवानी टू ईस्ट इंडिया कंपनी। बोला जा रहा है कि वो पहला कौन सा रूलर था। ठीक है, यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो बोला जा रहा है कि वो कौन रूलर रहता है जो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी ग्रांट कर देता है, तो वो था शाह आलम सेकंड। सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन 28 लिखा है अमंग द फॉलोइंग फैक्ट्रीज इन बंगाल द वन एस्टेब्लिश्ड बाय द पोर्चुगीज। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो बंगाल के अंदर फैक्ट्रीज स्टेब्लिश करी गई थी अलग अलग जगह पे, तो बोला जा रहा है कि यहाँ पे ऐसी कौन सी फैक्ट्री रहती है जो कि पोर्चुगीज लोगों ने स्टेब्लिश करी थी। कासिम बाजार, चिंसुरा, हुगली एंड श्री रामपुर। तो हुगली में पोर्चुगीज लोगों ने भी एक फैक्ट्री स्टेब्लिश करी होती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 29 लिखा हुआ है हु वर द फर्स्ट यूरोपियन टू सेट अप सी ट्रेड सेंटर्स इन इंडिया। ठीक है, तो समुद्र के रास्ते से व्यापार जो हो रहा था तो वो ऐसे कौन से यूरोपियन थे जो इंडिया में इसको सेटअप कर लेते हैं, ट्रेड सेंटर, सी ट्रेड सेंटर स्टैब्लिश करते हैं इन इंडिया, तो ये आपके थे पोर्चुगीज। क्वेश्चन 30 लिखा हुआ है विच इंग्लिश गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वाज एक्सपेल्ड बाय औरंगजेब। बोला जा रहा है कि ऐसा कौन सा इंग्लिश गवर्नर रहता है ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है, इंडिया के अंदर, जिसको औरंगजेब भगा देता है, एक्सपेल कर देता है। ठीक है, तो वो पर्सन था सर जॉन चाइल्ड, जिसको इंग्लिश जो औरंगजेब रहता है वैसे ही वो बहुत ज्यादा कट्टर था, मैंने बताया था कल परसों आपको। तो औरंगजेब एक्सपेल कर देता है इंग्लिश गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, क्वेश्चन 31 लिखा हुआ है विथ रेफरेंस टू द एंट्री ऑफ यूरोपियन पावर्स इनटू द इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट करेक्ट बताना है, गलत जो ऑप्शन है हमें वो बताना है। ठीक है, यूरोपियन पावर्स इंडिया में आती हैं तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया हुआ है। लिखा हुआ है पोर्चुगीज कैप्चर्ड गोवा इन 1499।
1499 के टाइम पे इन लोगों ने गोवा को कैप्चर करा था, तो ये बात तो गलत दी हुई है यहाँ पे। मतलब यही हमको पता करना था, गलत ऑप्शन बताना था। ठीक है, तो यही बात गलत दी हुई है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। बी ऑप्शन लिखा है इंग्लिश ओपन देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया एट मसूलीपट्टनम। तो जो इंग्लिश लोग थे, ब्रिटिशर थे, तो ये अपनी फर्स्ट फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्टैब्लिश करते हैं। ये बात सही थी। सी ऑप्शन लिखा है इन ईस्टर्न इंडिया द इंग्लिश कंपनी ओपन इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन उड़ीसा। ठीक है, तो फर्स्ट फैक्ट्री उड़ीसा में स्टैब्लिश करी थी 1633 के टाइम पे इंग्लिश लोगों ने। अब देखिए, फर्स्ट फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में भी स्टैब्लिश करी गई है, उड़ीसा में भी स्टैब्लिश करी गई है, लेकिन ध्यान रखिए साउथ इंडिया की जो फर्स्ट फैक्ट्री रहती है वो मसूलीपट्टनम में रहती है, और ईस्टर्न इंडिया की तरफ जो फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश करी थी वो उड़ीसा में थी। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे सही दिया हुआ है। ऑप्शन डी लिखा हुआ है अंडर द लीडरशिप ऑफ ड्यूप्लेसिस द फ्रेंच ऑक्यूपाइड मद्रास इन 1746। बोला जा रहा है कि जो फ्रेंच लोग रहते हैं ये मद्रास को ऑक्यूपाई कर लेते हैं 1746 के टाइम पे अंडर द लीडरशिप ऑफ ड्यूप्लेसिस। ठीक है, तो ये बात भी सही है कि ड्यूप्लेसिस जो लीडर रहता है वो फ्रेंच जो ड्यूप्लेसिस था वो उसकी लीडरशिप में जो फ्रेंच लोग रहते हैं ये मद्रास को ऑक्यूपाई कर लेते हैं 1746 के टाइम पे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन गलत दिया हुआ है, जैसा कि मैंने पहले बता दिया आपको। क्वेश्चन 32 लिखा है इन इंडिया अमंग द फॉलोइंग लोकेशन द डच एस्टैब्लिश्ड देयर अर्लीस्ट फैक्ट्री एट। बोला जा रहा है यहाँ पे जो 4 लोकेशन के नेम दिए गए हैं, तो जो डच लोग रहते हैं इनकी सबसे जो शुरुआती तौर पे जो फैक्ट्री थी वो कहाँ पे स्टैब्लिश करी थी, तो इन लोगों ने भी मसूलीपट्टनम में करी हुई थी। ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 33 लिखा है इन द ईयर 1611 वेयर वाज द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गिवन परमिशन टू सेट अप फैक्ट्री। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि 1611 में कहां पे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दी गई थी कि वो अपनी फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं, तो वो जगह थी आपकी सूरत। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सूरत में 1611 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दी गई थी ताकि वो फैक्ट्री को एस्टेब्लिश कर सकें। क्वेश्चन 34 लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो 4 फोर्ट के नेम दिए गए हैं, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो ब्रिटिशर थे उनका जो पहला फोर्ट जो इन्होंने एस्टेब्लिश करा था तो उसका नाम क्या था, कहाँ पे इन लोगों ने पहला अपना जो फोर्ट था कंस्ट्रक्ट करा था, तो उसका नाम क्या था। लिखा है फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट सेंट विलियम एंड फोर्ट सेंट एंग्लो। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज ये करेक्ट ऑप्शन है, जो कि जो ब्रिटिशर रहते हैं ये अपना फर्स्ट फोर्ट जो कंस्ट्रक्ट करते हैं उसका नाम रहता है फोर्ट सेंट जॉर्ज। क्वेश्चन 35 लिखा हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियंस वर द लास्ट टू कम टू प्री इंडिपेंडेंस इंडिया एज ट्रेडर। बोला जा रहा है कि प्री इंडिपेंडेंस इंडिया जो रहता है तो वहां पे यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं यूरोपियन लोगों के, तो बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा यूरोपियन जो कंपनी रहती है वो सबसे लास्ट में इंडिया के अंदर आती है ट्रेड करने के लिए, तो वो आपके फ्रेंच लोग थे जो कि प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में सबसे लास्ट में आए थे इंडिया के अंदर ट्रेड करने के लिए। क्वेश्चन 36 लिखा है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्परर डिड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया। बोला जा रहा है कि उस समय मुगल एम्परर कौन रहता है जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी फर्स्ट फैक्ट्री इंडिया के अंदर एस्टैब्लिश करती है, तो मुगल एम्परर उस समय जहांगीर देखने को मिलते हैं। और मैंने एक और बात बताई थी आपको कि जो सर थॉमस रो था तो वो भी इनके जो दरबार रहता है तो वहां पे बहुत रेगुलरली विजिट करता रहता है। क्वेश्चन 37 लिखा है विथ रेफरेंस टू पौंडीचेरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पौंडीचेरी को लेकर यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं और हमको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। लिखा है द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी वर द फ्रेंच। बोला जा रहा है कि पौंडीचेरी को ऑक्यूपाई करने वाली जो पहली यूरोपियन पावर रहती है वो फ्रेंच लोग थे, सही बात है। सेकंड लिखा है कि द सेकंड यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी वर द पोर्चुगीज, तो ये गलत दिया हुआ है। बोला जा रहा है कि जो पोर्चुगीज रहते हैं वो सेकंड यूरोपियन पावर थे जिन्होंने पौंडीचेरी को ऑक्यूपाई करते हैं, तो गलत है। और लिखा था इंग्लिश नेवर ऑक्यूपाइड पौंडीचेरी, तो ये भी गलत दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि जो इंग्लिश लोग रहते हैं ये पौंडीचेरी को कभी ऑक्यूपाई नहीं कर लेते हैं, ये करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन अकेला सही है, बाकी सारी बातें गलत दी हुई हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है मिसलेनियस मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के जो एमसीक्यू है मिसलेनियस, ये मैंने आपसे कल डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, तो पिछला लेक्चर जब आप देखेंगे तो ये सारे एमसीक्यू हमने डिस्कस किए हुए हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़ा हुआ जो अगला चैप्टर है एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर। ठीक है, तो जो ब्रिटिशर रहते हैं किस तरह से इंडिया में जो वेरियस किंगडम थे, डायनेस्टी रहती हैं, तो इनको ये कंट्रोल करके भगा देते हैं। ठीक है, और फाइनली
इंडिया को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, किस तरह से जो ब्रिटिश पावर रहती हैं इंडिया में एक्सपेंशन करती हैं, तो इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, खालसा वाज फाउंडेड बाय। ठीक है, तो खालसा गुरु गोविंद सिंह ने फाउंड करा हुआ था। देखिए खालसा जो सिख लोग रहते हैं तो उनमें एक वॉरियर फोर्सेस रहती हैं, ठीक है, जिनको खालसा बोला जाता था। तो खालसा वाज फाउंडेड बाय गुरु गोविंद सिंह। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, विच वाज द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक। तो गुरु नानक का बर्थ प्लेस कहां पे है, तो ये तलवंडी के अंदर देखने को मिलता है, डी ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड है लिखा हुआ है, विच गवर्नर जनरल हैड एंटरटेन रंजीत सिंह विद ग्रेट ऑनर एट रोपण। तो बोला जा रहा है कि कौन सा गवर्नर जनरल रहता है जो रंजीत सिंह को बहुत ज्यादा सम्मान वगैरह देता है रोपण में, तो वो पर्सन था आपका विलियम बेंटिक। देखिए यहाँ पे मैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें ये जो खालसा है इसका मतलब गलत बता गया हूँ। खालसा का मतलब जो वॉरियर फोर्सेस है वो नहीं होता, खालसा का मतलब होता है प्योर, ठीक है, और ठीक है एक ट्रेडिशन होता है खालसा जो कि सिखिज्म में देखने को मिलता है, तो इसका मतलब प्योर होता है और इसको इसको फाउंड किसने करा था, तो जैसा मैंने बताया था गुरु गोविंद सिंह, तो ये सही है। लेकिन खालसा का मतलब वॉरियर फोर्सेस नहीं होती है, यहाँ पे ये बात मैं गलत बता गया हूँ, तो इसके लिए सॉरी बोलता हूँ। क्वेश्चन 4 की बात करते हैं, लिखा हुआ है विच गवर्नर जनरल इन एसोसिएटेड विद डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट। बोला जा रहा है कि ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल रहता है जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के साथ एसोसिएट करता है। ठीक है, तो ये जो पॉलिसी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, इसे हड़प नीति बोलते हैं, तो ये बोला जा रहा है कि ये किस गवर्नर जनरल ने इसको एसोसिएट करता है, कि कौन इससे बिलोंग करता है। तो यहाँ पे लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेंटिक एंड लॉर्ड कर्जन। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है, लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट लेके आए थे। क्वेश्चन 5 लिखा हुआ है, टीपू सुल्तान टुक सपोर्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग पावर्स टू फाइट द इंग्लिश। बोला जा रहा है कि जो टीपू सुल्तान रहता है वो किससे अपना सपोर्ट मांगता है ताकि वो जो इंग्लिश मैन थे उनसे लड़ सके, तो वो लोग थे फ्रेंच। ठीक है, फ्रेंच आर्मी से वो हेल्प मांगता है। क्वेश्चन 6 लिखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द बैटल ऑफ बक्सर। बोला जा रहा है कि जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था तो वो किस साल में देखने को मिलता है, कब लड़ा गया था, तो ये टाइम पीरियड था 1764। क्वेश्चन 7 लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वाज फेमस एज कैपिटल ऑफ टीपू सुल्तान। यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो टीपू सुल्तान रहता है तो उसकी जो फेमस कैपिटल थी, कैपिटल रहती है तो कौन थी, तो कैपिटल यहाँ पे टीपू सुल्तान की श्रीरंगपट्टनम देखने को मिलती है। क्वेश्चन 8 लिखा हुआ है, टीपू सुल्तान डाइड फाइटिंग दी इंग्लिश फोर्सेस। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि जो टीपू सुल्तान रहता है ये लड़ते हुए मारा जाता है, तो इंग्लिश फोर्सेस के अगेंस्ट में टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है। उस समय इंग्लिश फोर्सेस को हेड कौन कर रहे थे, लीड कर रहे होते हैं लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन 9 लिखा हुआ है, व्हेन डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्ट रूलिंग इंडिया। ठीक है, तो किस समय पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट रहती है वो इंडिया को डायरेक्टली रूल करने रखती है। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत, आफ्टर द वॉर ऑफ मैसूर एंड आफ्टर सिपाही म्यूटिनी। देखिए 1857 के टाइम पे सिपाही म्यूटिनी हुई थी और इसके बाद में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट रहती है वो डायरेक्टली इंडिया को रूल करना स्टार्ट कर देती है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 10 यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दी गए हैं, लिखा है द सिख लीडर बंदा बहादुर वाज कैप्चर्ड एंड किल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ एम्परर फर्रुखशियर। बोला जा रहा है कि जो सिख लीडर था बंदा बहादुर, इसको कैप्चर करके मार दिया गया था ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ फर्रुखशियर, तो ये बात सही लिखी हुई है। दूसरी बात लिखी है, द मराठा फॉट विद अहमद शाह अब्दाली एट पानीपत ड्यूरिंग द रेन ऑफ एम्परर शाह आलम सेकंड। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि जो मराठा थे वो अहमद शाह अब्दाली के साथ पानीपत में लड़ाई लड़ते हैं, उस समय एम्परर कौन था, उस समय एम्परर शाह आलम सेकंड था, तो ये बात भी सही लिखी हुई है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही दिए गए हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में असर्शन और रीजन दिया हुआ है, तो देख लेते हैं। लिखा है, द स्टेट ऑफ हैदराबाद वाज फाउंडेड बाय निजाम उल मुल्क ए वजीर ऑफ मुगल एम्परर। बोला जा रहा है कि मुगल एम्परर का एक वजीर था जिसका नाम था निजाम उल मुल्क, ये हैदराबाद स्टेट को फाउंड करता है, तो सही बात दी हुई है। रीजन दिया हुआ है, द मुगल एम्परर फ्रस्ट्रेटेड ऑल द अटेम्प्ट ऑफ निजाम उल मुल्क एट रिफॉर्मिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्पायर। बोला जा रहा है कि जो मुगल एम्परर था ये निजाम उल मुल्क के जितने भी अटेम्प्ट रहते हैं उसको फेल कर देते हैं एट रिफॉर्मिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्पायर। ठीक है, तो वो जो भी रिफॉर्म कर रहा था एडमिनिस्ट्रेशन में एम्पायर के लिए, तो उन सभी को फेल कर दिया था मुगल एम्परर ने, तो सही बात है, ये बात भी सही है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन 12 लिखा हुआ है, हु इश्यूड
फरमान ग्रांटिंग दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू द इंग्लिशमैन। बोला जा रहा है कि कौन सा मुगल रूलर रहता है जो कि दीवानी ग्रांट कर देता है इंग्लिशमैन को बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा की। तो वो पर्सन था आपका शाह आलम सेकंड, ये मुगल एम्परर था, ठीक है, और बेवकूफ था। क्वेश्चन 13 की बात करूंगा। लिखा हुआ है हु वाज द फर्स्ट इंडियन नेटिव रूलर टू एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस। बोला जा रहा है कि इंडियन नेटिव रूलर कौन सा है। यहाँ पे पहला इंडियन नेटिव रूलर की बात करी गई है, पूछा गया है कौन सा ऐसा पहला इंडियन नेटिव रूलर रहता है, ठीक है, जो सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस, हिंदी में से बोलते हैं सहायक संधि, तो ठीक है, ये सब्सिडरी जो अलायंस था, तो ये जो सिस्टम चलाया गया था, तो बोला जा रहा है कि ऐसा कौन सा फर्स्ट इंडियन नेटिव रूलर रहता है जो इसको एक्सेप्ट कर लेता है। सिंधी ऑफ ग्वालियर, बी ऑप्शन दिया निजाम ऑफ हैदराबाद, दलीप सिंह ऑफ पंजाब एंड गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा। तो यहाँ पे ये हैदराबाद का जो निजाम रहता है ये सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट कर लेता है, पहला ऐसा इंडियन रूलर रहता है जो कि इसको एक्सेप्ट करता है। क्वेश्चन 14 लिखा हुआ है द स्टेट ऑफ झांसी वाज मेड ए पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। बोला जा रहा है कि जो झांसी स्टेट रहता है तो ब्रिटिश एम्पायर इसको अनेक्स कर लेता है, अपने ब्रिटिश एम्पायर में मिला लेता है। तो किस पॉलिसी के थ्रू इसको मिलाया गया था, तो द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, ठीक है। तो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट था, इसके थ्रू जो झांसी स्टेट रहता है उसको ब्रिटिश एम्पायर में अनेक्स कर लिया गया था, ठीक है। लक्ष्मी आई अपोज करती हैं और फाइनली वो बैटल जो आपका सिपाही म्यूटिनी रहती है उसमें हेल्प भी करती हैं। क्वेश्चन 15 की बात करूंगा। लिखा है विथ रेफरेंस टू कॉलोनियल रूल इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द फीचर ऑफ सब्सिडरी अलायंस इन सिस्टम। बोला जा रहा है कि इंडिया में कॉलोनियल जो रूल चल रहा था, ठीक है, तो सब्सिडरी जो अलायंस सिस्टम लाया गया था तो उसका कौन सा एक फीचर यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमें बात करनी है। पहली बात लिखी हुई है सब्सिडरी ब्रिटिश आर्मी वाज टू बी मेंटेन इन द इंडियन स्टेट। बोला जा रहा है कि सब्सिडरी ब्रिटिश आर्मी मेंटेन करी जाएगी इंडियन स्टेट के थ्रू, सही बात है। दूसरा लिखा है द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन दी सब्सिडरी ब्रिटिश आर्मी वाज द ड्यूटी ऑफ इंडियन स्टेट। बोला जा रहा है कि जितना खर्चा पानी होगा ब्रिटिश आर्मी का, ठीक है, ये सब्सिडरी अलायंस के तौर पे, तो ये सारा का सारा इंडियन स्टेट को देना रहता था। तो ये बात भी सही लिखी हुई है। सी ऑप्शन दिया है द इंडियन स्टेट हैड टू कीप ए ब्रिटिश रेसिडेंट इन हर कैपिटल, ठीक है। तो एक ब्रिटिश रेजिडेंट को रखना होता है इंडियन स्टेट को उनकी कैपिटल के अंदर, तो ये बात भी सही दी हुई है। और डी ऑप्शन दिया है इंडियन सोल्जर्स कुड बी यूज्ड बाय द कंपनी कमांडर, तो यहाँ पे ये डी ऑप्शन गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन 16 की बात करेंगे। लिखा हुआ है द फाउंडर ऑफ द ऑटोनोमस किंगडम ऑफ अवध। बोला जा रहा है अवध जो कि एक ऑटोनोमस किंगडम था, तो इसके फाउंडर कौन थे। यहाँ पे जो पर्सन है उनका नाम था सादत खां बुरहान उल मुल्क, तो बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन 17 की बात करेंगे। लिखा हुआ है हु ऑफ द फॉलोइंग जॉइंड मीर कासिम एंड साजुद्दौला in declaring war upon the English East India Company and was later defeated by the British at the Battle of Buxar। बोला जा रहा है कि जो बैटल ऑफ बक्सर होता है जहां पे जो ब्रिटिश रहते हैं ये हरा देते हैं, ठीक है। तो वहां पे जो अलायंस रहता है तो उनमें कौन कौन होता है, मीर कासिम, साजुद्दौला, ठीक है। तो ये तो नाम दिए हुए हैं। और तीसरा जो पर्सन रहता है तो वहां पे ये पूछा गया है कि और कौन सा किंग रहता है जो बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिशर के अगेंस्ट में लड़ा हुआ था विथ मीर कासिम एंड साजुद्दौला। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जहांदार शाह, फारूक शियर, मोहम्मद शाह एंड शाह आलम सेकंड, ठीक है। तो ये मुगल रूलर रहता है, तो ये ब्रिटिश आर्मी के अगेंस्ट में लड़ लेता है, ठीक है। और बाद में इसको हरा भी दिया जाता है ब्रिटिश आर्मी के द्वारा बैटल ऑफ बक्सर में। तो ये यहाँ पे शाह आलम सेकंड करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 18 की बात करेंगे। लिखा द मेन कॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नवाब सिराजुद्दौला एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो ये बंगाल का नवाब रहता है सिराजुद्दौला और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इसके कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं। तो बोला जा रहा है कि क्या कारण रहता है, मेन कॉज क्या रहता है, ठीक है। तो द ब्रिटिश अपोज्ड द सक्सेशन ऑफ सिराजुद्दौला, ठीक है। तो ये गलत दिया हुआ है, लिखा हुआ है बी ऑप्शन द ब्रिटिश मिसयूज द दस्तक, ठीक है। तो यहाँ के जो बंगाल के नवाब रहते हैं ये इनको फरमान वगैरह दे देते हैं, दस्तक दे देते हैं, लेकिन जो ब्रिटिश आर्मी रहती है, ब्रिटिश जो रहते हैं ये दस्तक का मिसयूज कर लेते हैं। और जो दस्तक था वो फ्री ड्यूटी पासेस थे और ये उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, दस्तक का मिसयूज करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन दिया है। इसके कारण से नवाब सिराजुद्दौला और जो ईस्ट इंडिया कंपनी रहती है इनके बीच में आपका कंटेंशन होने लगता है, कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता रहता है।
यहाँ पे सी ऑप्शन दिया द ब्रिटिश अटैक द फ्रेंच सेटलमेंट ऑफ चंद्रनगर इन बंगाल, ये भी गलत दिया हुआ है। डी ऑप्शन लिखा है द इंसिडेंट ऑफ ब्लैक होल हैड अकर्ड। हाँ, ब्लैक होल तो देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पे ये मेन कॉज नहीं था, तो ये डी ऑप्शन भी यहाँ पे गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन 19 की बात करेंगे। यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं, करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। लिखा है द ट्रीटी ऑफ लाहौर वाज कंक्लूडेड बिटवीन सिख एंड इंग्लिश कंपनी ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड एलन बरो। बोला जा रहा है जो ट्रीटी ऑफ लाहौर रहती है ये कंक्लूड करी गई थी सिख और इंग्लिश कंपनी के बीच में, ठीक है। तो उस समय लॉर्ड एलन बरो का टेन्योर चल रहा रहता है, तो ये बात सही है, ठीक है। तो लॉर्ड एलन बरो के टाइम पीरियड पे इंग्लिश और सिख के बीच में ट्रीटी ऑफ लाहौर को कंक्लूड करा जाता है, सही बात है ये। दूसरा नहीं, सही बात नहीं है, ये मैं गलत बता गया हूँ। ट्रीटी ऑफ लाहौर लॉर्ड एलन बरो के टाइम पे देखने को नहीं मिलती है, ये गलत दिया हुआ है यहाँ पे। सेकंड ऑप्शन लिखा है लॉर्ड डलहौजी मेड द अनेक्सेशन ऑफ पंजाब टू द ब्रिटिश डोमिनियन, ठीक है। तो यहाँ पे ये बी ऑप्शन करेक्ट है, लॉर्ड डलहौजी पंजाब का अनेक्स कर लेते हैं ब्रिटिश डोमिनियन में, तो यहाँ पे ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है। ट्रीटी ऑफ लाहौर, ठीक है, लॉर्ड एलन बरो के टाइम पे कंक्लूड नहीं करी गई थी, तो ये तो गलत दिया हुआ है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, इस तरह से बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 20 की बात करूंगा। लिखा हुआ है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। तो बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन रहता है, तो यहाँ पे आपको वारेन हेस्टिंग देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन 21 लिखा हुआ द विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डिड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बोला जा रहा है ऐसा कौन सा एक्ट रहता है जिसके द्वारा जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहता है उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो यहाँ पे 4 एक्ट के नेम दिए गए हैं, द रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो ये ध्यान रखिएगा 1833 का चार्टर एक्ट आता है, इसके बाद जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहता है उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कंसिडर करा जाता है उसके बाद में। क्वेश्चन 22 लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ ट्रीटीज के नेम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उससे जो एसोसिएटेड किंग थे, ठीक है, रूलर्स थे, उनके नेम दिए गए हैं। और यहाँ पे हमसे नॉट करेक्ट पूछा गया है, बोला जा रहा है कि यहाँ पे सही कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ये शुजा-उद-दौला के साथ देखने को मिलती है, जो ब्रिटिशर थे और शुजा-उद-दौला इसके साथ ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद करते हैं, ये बात सही दी हुई है। ट्रीटी ऑफ पुरंदर ये मराठा लोगों के साथ करी गई थी, ये भी सही है। ट्रीटी ऑफ मंगलोर अनवरुद्दीन, ये ट्रीटी ऑफ मंगलोर अनवरुद्दीन के साथ नहीं हुई थी, ये शायद टीपू सुल्तान के साथ हुई थी, तो ये गलत दिया हुआ है यहाँ पे, सी ऑप्शन, ठीक है। और ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम भी टीपू सुल्तान के साथ हुई थी, और ट्रीटी ऑफ मंगलोर भी आपका जो मैसूर किंगडम था उसी के साथ हुई थी, अनवरुद्दीन के साथ तो 100% नहीं हुई थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 23 लिखा है व्हाट वाज द रीजन ऑफ ग्राउंड फॉर द ब्रिटिश एम्पायर टू अनेक्स संबलपुर इन 1850। बोला जा रहा है ब्रिटिश एम्पायर रहता है ये संबलपुर को अनेक्स कर लेता है 1850 के टाइम पे। तो बोला जा रहा है कि वो रीजन क्या था, लेक ऑफ प्रॉपर गवर्नेंस, डेथ ऑफ इट्स रूलर विदाउट एन हेयर, ठीक है। तो कोई उत्तराधिकारी नहीं रहता है और वहां पे जो रूलर रहता है उसकी डेथ हो जाती है, इस कारण से जो संबलपुर स्टेट रहता है ब्रिटिश एम्पायर उसको अनेक्स कर लेता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन 24 सॉरी लिखा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए पार्टी टू द लीग दैट वाज डिफीटेड बाय द ब्रिटिश इन द बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। तो बैटल ऑफ बक्सर में बोला जा रहा है कि कौन पार्टी नहीं रहता है जहां पे जो ब्रिटिशर रहते हैं उन लोगों को हरा देते हैं। तो वहां पे साजुद्दौला, शाह आलम, मीर जाफर और मीर कासम, ठीक है। तो ये मीर जाफर नहीं रहता है वहां पे, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बाकी जो तीनों पर्सनैलिटी थी, ये क्वेश्चन भी अभी हमने डिस्कस करा था कि जो बैटल ऑफ बक्सर रहता है तो वहां पे शुजा-उद-दौला, शाह आलम, मीर कासिम ये सारे लोग रहते हैं और ये सारे अलायंस बना के ब्रिटिशर के अगेंस्ट में बैटल ऑफ बक्सर करते हैं 1764 के टाइम पे, और ये लोग हार भी जाते हैं, ठीक है। और फिर जो शुजा-उद-दौला रहता है तो इसके साथ जो ब्रिटिशर थे ये एक ट्रीटी करते हैं, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये पढ़ा भी था। तो यहाँ पे मीर जाफर उस अलायंस में नहीं रहता, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 25 लिखा है द डॉयल गवर्नमेंट रिकमेंडेड बाय लॉर्ड क्लाइव प्रोवाइडेड दैट दी। बोला जा रहा है कि लॉर्ड क्लाइव एक सिस्टम लेके आते हैं डॉयल गवर्नमेंट का, ठीक है। तो उसको लेके यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी गए हैं। पहली बात लिखी हुई है, ठीक है,
recommended Lord Clive provided criminal justice would be left to the Nawabi official while civil and fiscal matters would be controlled by the company। देखिए डुअल गवर्नमेंट लॉर्ड क्लाइव लेके आए थे और वहां पे जो 4 स्टेटमेंट दिए गए उनमें से हमें सही बताना है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम था तो ये नवाबी ऑफिशियल्स के पास इसको छोड़ दिया जाता है कि आप इसको कंट्रोल करिए, और जो सिविल और फिस्कल मैटर थे उसको कंपनी कंट्रोल कर रही होती है। तो ये बात सही दी हुई है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया है यहाँ पे कंपनी विल लुक आफ्टर फिस्कल मैटर्स एंड ऑल दी रेस्ट वुड बी डील विद द इंडियन रूलर। बोला जा रहा है कि कंपनी फिस्कल मैटर्स को देखने वाली थी और बाकी सारे जितने भी मैटर्स थे वो इंडियन रूलर्स को डील करना था। तो ये सही नहीं है, ठीक है। सी ऑप्शन दिया इंडियन रूलर विल डील विद दी ऑल द मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द सुपरविजन ऑफ कंपनी ऑफिशियल। बोला जा रहा है कि सारे मैटर्स इंडियन रूलर्स देखने वाले थे अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द सुपरविजन ऑफ कंपनी ऑफिशियल। क्वेश्चन में सी ऑप्शन में बोला जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए जितने भी मैटर्स थे वो सारे इंडियन रूलर्स को देखना था, लेकिन कंपनी ऑफिशियल्स के सुपरविजन में। तो ये बात भी गलत दी हुई है। और डी ऑप्शन लिखा है इंडियन रूलर्स विल ओनली टिटुलर हेड, ठीक है, एंड ऑल द पावर शैल बी डायरेक्टली डील विद द कंपनी। तो ये बात भी गलत दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन 26 की बात करूंगा। लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियंस वाज अपॉइंटेड एज डिप्टी दीवान ऑफ बिहार बाय रॉबर्ट क्लाइव। बोला जा रहा है कि डिप्टी दीवान बनाया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बिहार में, वो इंडियन का नाम क्या था? ओमी चंद, मानिक चंद, राय दुर्लभ राय एंड राजा शतव राय। तो ये राजा शतव राय थे, इसको रॉबर्ट क्लाइव ने डिप्टी दीवान बनाया था बिहार का। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 27 लिखा हुआ है हु वाज अपॉइंटेड डिप्टी दीवान ऑफ मुर्शिदाबाद ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव आफ्टर द इलाहाबाद ट्रीटी। अब यहाँ पे अभी रॉबर्ट क्लाइव ने डिप्टी दीवान पूछा था, ठीक है। अभी फिर से डिप्टी दीवान के बारे में बात करी जा रही है, लेकिन लास्ट क्वेश्चन में बिहार का डिप्टी दीवान पूछा गया था। यहाँ पे डिप्टी दीवान ऑफ मुर्शिदाबाद बताना है रॉबर्ट क्लाइव ने किसको अपॉइंट करा हुआ था आफ्टर द इलाहाबाद ट्रीटी। तो वो पर्सन थे मुर्शिदाबाद में मोहम्मद रजा खान। ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 28 लिखा है एम्परर शाह आलम सेकंड गेव दी दीवानी टू बंगाल बिहार एंड ओडिशा टू ईस्ट इंडिया कंपनी। बोला जा रहा है कि जो शाह आलम सेकंड मुगल एम्परर रहता है ये दीवानी के राइट्स दे देता है बंगाल बिहार और उड़ीसा के, किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो बोला जा रहा है कि कब दिए थे? तो वो टाइम पीरियड था 1765 12 अगस्त, ठीक है। तो 12 अगस्त 1765 के टाइम पे शाह आलम सेकंड ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी के राइट्स दे देता है बंगाल बिहार और उड़ीसा के। क्वेश्चन 29 लिखा है हैदर अली वाज डिफीटेड एट पोर्टो नोवा बाय विच ब्रिटिश जनरल। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो ब्रिटिश जनरल रहते हैं, ठीक है, ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवा में हैदर अली को हरा देता है। तो उस समय जो ब्रिटिश जनरल था वो कौन था? फिर से बता देता हूं, ब्रिटिश जनरल का नाम पूछा गया है जो कि पोर्टो नोवा में हैदर अली को डिफीट करता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कैप्टन प्रोफेम, सर आयरकूट, कैप्टन हेक्टर मुनरो एंड जनरल गेडार्ड। तो यहाँ पे सर आयरकूट रहते हैं, ये हैदर अली को हरा देते हैं। क्वेश्चन 30 की बात करेंगे। लिखा है द सक्सेसर ऑफ महाराज रंजीत सिंह, ठीक है। तो बोला जा रहा है महाराजा रंजीत सिंह का जो सक्सेसर था वो कौन था? तो वो पर्सन था खड़क सिंह। ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 31 लिखा है विच सिख गुरु हैड द रिबेल प्रिंस खुसरो विद मनी एंड ब्लेसिंग। बोला जा रहा है कि ऐसे कौन से सिख गुरु रहते हैं जो कि खुसरो, जो कि मुगल डायनेस्टी से जुड़ा हुआ एक रेबेल प्रिंस था, तो इसको कौन से सिख गुरु ने मनी एंड ब्लेसिंग्स देते हैं? तो वो पर्सन थे आपके श्री अर्जुन देव, ठीक है। श्री अर्जुन देव ने ये जो रेबेल प्रिंस था, जो विद्रोही प्रिंस था खुसरो, तो ये इसकी हेल्प कर देते हैं, जिसके कारण से इनको मार दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 32 लिखा हुआ है ए ग्रुप ऑफ यूनिचेस, ठीक है, इसका मतलब हिजड़ा होता है। तो बोला जा रहा है कि ग्रुप ऑफ, ठीक है, ये हिजड़े का जो ग्रुप था लेडीज डोमिनेटेड इन दी गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये ऐसी जो पर्सन लोगों का जो ग्रुप था और लेडीज का जो ग्रुप था, तो बोला जा रहा है कि किस गवर्नमेंट के अंडर ये अच्छा खासा डोमिनेट करते हैं। तो ये जो टाइम पीरियड रहता है ये अहमद शाह का टाइम पीरियड रहता है 1748-54 के टाइम पीरियड पे। बी ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन 33 लिखा है सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड बाय लॉर्ड क्लाइव इन दी बैटल ऑफ, ठीक है। तो प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी रहता है 1757 के टाइम पे देखने को मिलता है, और जो सिराजुद्दौला रहता है
ठीक है, तो इसका जो कमांडर रहता है, मिलिट्री जनरल रहता है मीर जाफर, वो इसको चीट करता है और इसके कारण से बैटल ऑफ प्लासी में जो पर्सन रहता है सिराजुद्दौला, जो कि बंगाल का नवाब रहता है, तो ये हार जाता है। क्वेश्चन 34 लिखा है इन हुज रेन गुरु नानक देव एस्टैब्लिश्ड सिखिज्म। बोला जा रहा है यहाँ पे जो 4 रूलर के नेम दिए गए हैं, तो बोला जा रहा है किस रूलर के टाइम पीरियड पे गुरु नानक देव जी ने, ठीक है, सिखिज्म को स्टैब्लिश करते हैं। तो वो टाइम पीरियड चलता रहता है सिकंदर लोदी का। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 35 लिखा हुआ है हु ऑफ द फॉलोइंग कंपाइल्ड आदि ग्रंथ ऑन गुरु ग्रंथ साहिब। बोला जा रहा है गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ को कंपाइल किस गुरु ने किया हुआ था। यहाँ पे 4 गुरु के नेम दिए गए हैं, सिख गुरु, गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव। तो ये गुरु अर्जुन देव रहते हैं, ये आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब जो रहता है उसका कंपाइलेशन करते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन 36 लिखा द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज अपॉइंटेड। ठीक है, तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज अपॉइंटेड इन 1833। देखिए मैंने एक एक्ट भी बताया था 1833 के टाइम पे जो एक्ट आया था उसके थ्रू जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कंसीडर करा जाने लगा था। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे वही बात पूछी गई है कि पहला गवर्नर जनरल जो एस्टेब्लिश करा गया था इंडिया का, ठीक है, तो वो अपॉइंट करा गया था, तो वो किस ईयर में करा गया था। तो एक्ट आया था 1833 में, इस कारण से पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आपको 1833 में देखने को मिलता है। और जैसा मुझे याद आ रहा है वो पर्सन था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, क्वेश्चन 37 की बात करूंगा। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कैपिटल ऑफ राजा रणजीत सिंह ऑफ पंजाब। बोला जा रहा है कि पंजाब का जो राजा था राजा रणजीत सिंह, इसकी कैपिटल कौन सी थी? अमृतसर, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 38 लिखा है बैटल ऑफ प्लासी कब लड़ा गया था। तो अभी हमने बताया था 757 के टाइम पे जो सिराजुद्दौला रहता है ये बैटल ऑफ प्लासी लड़ता है ब्रिटिशर के अगेंस्ट में और हार जाता है। क्वेश्चन 39 लिखा है विच फर्स्ट डिसीसिव मिलिट्री सक्सेस ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया मार्क्ड बाय। बोला जा रहा है कि पहली मिलिट्री सक्सेस जो कि बहुत डिसीसिव थी, ठीक है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो किसके अगेंस्ट में थी, कौन से बैटल के थ्रू ऐसा होता है? तो वो बैटल था बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, और मैं बैटल ऑफ बक्सर के बारे में ही बात कर चुके हैं। बैटल ऑफ बक्सर रहता है तो वहां पे अलायंस बनाते हैं आपका, ठीक है, और वो लोग हार जाते हैं। अवध का नवाब रहता है, ये सब मैं अभी बता चुका हूं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट देखने को मिलेगा, बैटल ऑफ बक्सर की बात चल रही है। क्वेश्चन 40 लिखा है किताब जिज मोहम्मद शाही रिलेटेड टू नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी प्रोड्यूस्ड इन 1733। बोला जा रहा है 1733 के टाइम पे, ठीक है, ये जो बुक थी जिज मोहम्मद शाही जो कि नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी से बिलोंग करती थी, तो ये किस पर्सनैलिटी ने लिखी थी? ठीक है, जसवंत सिंह ऑफ जोधपुर, राजा भारमल ऑफ आमेर, सवाई जयसिंह ऑफ जयपुर। ठीक है, तो ये एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए सवाई जयसिंह ऑफ जयपुर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने और भी लैब स्टैब्लिश करी थी जंतर मंतर। ठीक है, तो ये सवाई जयसिंह ऑफ जयपुर थे वो पर्सन। क्वेश्चन 41 की बात करेंगे। लिखा है हु कन्वर्टेड सिख इनटू मार्शल रेस। ठीक है, तो जो मैं निहंग सिख की बात कर रहा था, मार्शल जो रेस थी, ठीक है, तो हु कन्वर्टेड सिख, तो सिख धर्म में ये जो मार्शल रेस जो थी वो कौन ने शुरू करी थी? ठीक है, हु कन्वर्टेड सिख इनटू मार्शल रेस, तो ये मार्शल रेस की शुरुआत आपको गोविंद सिंह के टाइम पीरियड पे देखने को मिलती है। ठीक है, होता क्या है कि जो मुगल डायनेस्टी रूल कर रही होती है और मुगल्स जो थे वो जो सिखिज्म था इसके भी बहुत ज्यादा अपोज कर रहे थे, उसको विरोध कर रहे थे, और कई सारे जो सिख गुरु थे इनकी किलिंग हो जाती है। तो इसके कारण से जो गोविंद सिंह रहते हैं तो ये एक वॉरियर फोर्स तैयार करते हैं, ठीक है, सिख धर्म में। तो वो पर्सन थे आपके गोविंद सिंह। क्वेश्चन 42 हु फाउंडेड इंडिपेंडेंट सल्तनत एट बंगाल। बोला जा रहा है बंगाल में इंडिपेंडेंट सल्तनत किसने एस्टेब्लिश करी थी? तो वो पर्सन था आपका मुर्शिद कुली खां। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन 43 लिखा है गुरु हु फाउंडेड सिखिज्म। ठीक है, तो ये अभी हमने डिस्कस करा था कि गुरु नानक देव जी थे, तो उन्होंने सिखिज्म को फाउंड करा हुआ था। क्वेश्चन 44 लिखा है कि ऐसा कौन सा सिख गुरु है जिसको सच्चा पातशाह एज्यूम करा जाता है? ये जो पर्सन था वो था गुरु तेग बहादुर। ठीक है, और इसकी किलिंग कर दी गई थी गुरु तेग बहादुर नहीं, बंदा बहादुर की करी गई थी किलिंग। ठीक है, इनकी भी होती है हालांकि। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। तो गुरु जो तेग बहादुर रहते हैं वो सच्चा पातशाह एज्यूम करा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 45
45 में लिखा हुआ था फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक। देखिए हम ये अभी मैं बता भी रहा था 1833 के टाइम पे जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, ठीक है, एक्ट के थ्रू उसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कंसीडर करा जाता है, और वो जो पर्सन रहता है वो रहता है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये मैं बता चुका हूं आपको। क्वेश्चन 46 लिखा हुआ है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट इन्वॉल्व्ड इन कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो कि बैटल ऑफ प्लासी में हार जाता है, तो इसके अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी करी गई थी। तो बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो पर्सन है वो उस कॉन्स्पिरेसी में शामिल नहीं था। मोहनलाल। ये तो ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। जो कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे उनके नाम भी सुन लीजिए, माणिक चंद, ओमी चंद एंड क्लाइव। चलिए क्वेश्चन 47 लिखा हुआ है द ईस्ट इंडिया कंपनी सिक्योर्ड द दीवानी फ्रॉम। ठीक है, तो जो दीवानी का जो अधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी को वो किसने दिया था? ये वो पर्सन था शाह आलम सेकंड। ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी थी ये भाई साहब ने दे दी थी। क्वेश्चन 48 लिखा है गुरुमुखी स्क्रिप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। ठीक है, तो गुरुमुखी जो कि एक स्क्रिप्ट थी, लिपि थी, तो ये किसने इंट्रोड्यूस करी थी? गुरु अंगद देव ने। सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 49 हु वॉज द गवर्नर जनरल व्हेन द फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहला एंग्लो बर्मीज वॉर जब हुआ था तो गवर्नर जनरल उस टाइम पे लॉर्ड एमहर्स्ट था। डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन 50 की बात करेंगे, लिखा हुआ है द लास्ट मेजर, सॉरी एक क्वेश्चन छूट गया है। क्वेश्चन 50 हु वॉज द लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है, तो बंगाल का पहला इंडिपेंडेंट नवाब, लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब के बारे में पूछा जा रहा है, तो लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब आपका मीर कासिम देखने को मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन 51 की बात करेंगे, लिखा हुआ है कि 51 क्वेश्चन दिया हुआ है द लास्ट मेजर एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी टुक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ। ठीक है, तो ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी, ठीक है, the last major extension of British Indian territory took place during the time of। बोला जा रहा है कि ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी मतलब इंडियन टेरिटरी का जो सबसे ज्यादा एक्सटेंशन देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा लास्ट मेजर एक्सटेंशन था ब्रिटिश का, ब्रिटिश के थ्रू होता है। तो बोला जा रहा है वो पर्सन कौन था? ठीक है, तो वो पर्सनैलिटी थी लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के टाइम पे लास्टली सबसे ज्यादा एक्सटेंशन करा जाता है ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी का। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन 52 की बात करूंगा, लिखा हुआ है हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन रूलर्स एस्टैब्लिश्ड एम्बेसीज इन फॉरेन कंट्रीज इन मॉडर्न लाइंस। ठीक है, तो आधुनिक तौर तरीके से जो फॉरेन कंट्री रहती हैं वहां पे एम्बेसी एस्टैब्लिश करी जाती हैं। तो बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो 4 रूलर के नेम दिए गए हैं, तो इसने भी फॉरेन कंट्रीज में एम्बेसी एस्टैब्लिश करी थी। वो पर्सन थे आपके टीपू सुल्तान। ठीक है, जो कि मैसूर किंगडम से बिलोंग करते थे। क्वेश्चन 53 लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। देखिए हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये जरूर ध्यान रखिएगा करेक्ट पूछा गया है या नॉट करेक्ट पूछा गया है। यहाँ पे नॉट करेक्ट बताना है। तो लिखा हुआ है पहला ऑप्शन अली मर्दन खान इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग इन बंगाल। ठीक है, तो ये गलत दिया हुआ है कि अली मर्दन खान ने सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग इन बंगाल को इंट्रोड्यूस करा था, गलत बात है। तो जो सही बात है वो भी सुन लीजिए। बी ऑप्शन दिया है महाराजा रंजीत सिंह सेटअप मॉडर्न फाउंड्रीज टू मैन्युफैक्चर कैनन एट लाहौर। तो ये लाहौर में कैनन मैन्युफैक्चर करने के लिए, ठीक है, जो मॉडर्न फाउंड्रीज थी वहां पे जो ढलाई वगैरह होती थी तो उसको शुरुआत करते हैं। ठीक है, सही बात है। सी ऑप्शन दिखा है सवाई जयसिंह ऑफ आमेर हैड एल्यूसिड एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्री। देखिए ये बात हमने अभी डिस्कस करी थी कि जो सवाई जयसिंह ऑफ, ठीक है, सवाई जयसिंह और जयपुर का जो पर्सन रहता है तो ये नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी के ऊपर इसने बुक भी लिखी थी। ठीक है, तो ये वही बात फिर से पूछी गई है, सवाई जयसिंह ऑफ आमेर हैड एल्यूसिड एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्री ट्रांसलेटेड इनटू संस्कृत। ठीक है, तो एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्री जो था तो इसको ये ट्रांसलेट करते हैं संस्कृत में, तो ये बात भी यहाँ पे सही दी हुई है। और डी ऑप्शन दिया है सुल्तान टीपू ऑफ मैसूर गेव मनी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ आइडल ऑफ गॉडेस शारदा एट श्रृंगेरी टेम्पल। बोला जा रहा है कि जो मैसूर जो किंगडम था तो यहाँ पे जो सुल्तान रहता है टीपू सुल्तान, तो ये श्रृंगेरी टेम्पल में देवी शारदा की एक जो मूर्ति थी उसको एस्टेब्लिश करा जाना था, तो ये उसके कंस्ट्रक्शन के लिए मनी वगैरह देता है। तो ये बात भी सही दी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन 54 की बात करूंगा। लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन ठीक है, 6 क्वेश्चन और कुछ रह गए हैं, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन 54 लिखा हुआ है हाउ डिड द मुगल एम्परर जहांदार शाह रेन केम टू एन अर्ली एंड। बोला जा रहा है कि मुगल एम्परर जहांदार शाह था तो इसका जो टाइम पीरियड रहता है ये बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, तो इसके रीजन दिए गए हैं।
रीजन में पहला रीजन दिया है ही वॉज डिपोज्ड बाय हिज वजीर, बोला जा रहा है कि ये जो वजीर रहता है इसका वो इसको हटा देता है, तो गलत बात है ये। बी ऑप्शन दिखा है ही डाइड ड्यू टू स्लिप वाइल क्लाइंबिंग डाउन स्टेप, ठीक है, तो ये सीढ़ियों से नीचे उतरते समय मर गया था, ये बात भी सही नहीं है। ही वॉज डिफीटेड बाय हिज नेफ्यू इन बैटल, ये बात सही है, ठीक है। और ही डाइड ऑफ सिकनेस ड्यू टू, तो ये भी गलत दिया हुआ है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसका जो नेफ्यू रहता है वो उसको एक बैटल में हारा देता है। क्वेश्चन 55 में असर्शन रीजन दिया हुआ है, देख लेते हैं। पहली बात लिखी हुई है शाह आलम सेकंड स्पेंड हिज इनिशियल ईयर्स एज एम्परर फार अवे फ्रॉम हिज कैपिटल, बोला जा रहा है कि जो मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड था, ठीक है, तो शुरुआती टाइम पीरियड में ये अपनी कैपिटल से बहुत दूर रहता है, तो ये बात सही दी हुई है, ठीक है। रीजन दिया हुआ है देयर वाज ऑलवेज ए लर्किंग डेंजर ऑफ फॉरेन इन्वेजन, ठीक है, फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, तो बोला जा रहा है कि यहाँ से बहुत नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से फॉरेन इन्वेजन का खतरा छुपा हुआ था, गुप्त खतरा छुपा हुआ था, तो ये बात तो गलत दी हुई है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन मतलब असर्शन तो सही दिया हुआ है लेकिन उसका रीजन सही नहीं दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 56, यहाँ पे कुछ स्टेट के नेम दिए गए हैं, ये जो प्रिंसली स्टेट थे जो ब्रिटिश रूल रहता है तो ये इनको अनेक्स कर लेते हैं, ठीक है, तो इनको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताने की सबसे पहले, ठीक है, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट आई थी तो इनको तब अनेक्स करा गया था, ठीक है, तो कौन सा स्टेट पहले अनेक्स करा गया था, तो इनको हमको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है। 3 स्टेट के नेम दिए गए हैं, झांसी, संबलपुर एंड सतारा। तो सबसे पहले सतारा को अनेक्स करा गया था, इसके बाद दूसरा था जैतपुर, ठीक है, और फिर आपका संबलपुर आता है और फिर लास्टली झांसी देखने को मिलता है। सतारा, जैतपुर, संबलपुर, झांसी, तो यहाँ पे थर्ड आएगा, फिर सेकंड आएगा और फर्स्ट आएगा, तो इस तरह से सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। यहाँ पे कुछ बैटल के नेम दिए गए हैं, वॉर के नेम दिए गए हैं और किस टाइम पीरियड में ये देखने को मिलता है, तो वो हमको करेक्टली मैच्ड ऑप्शन यहाँ पे बताना है। 1767 to 69 फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, नहीं ये गलत दिया हुआ है, एंग्लो मराठा नहीं, फर्स्ट एंग्लो माइसोर वॉर देखने को मिला था इस टाइम पीरियड पे, तो ये गलत दिया हुआ है। 1790 to 92 थर्ड एंग्लो माइसोर वॉर, तो ये सही दिया हुआ है। 1824 to 26 फर्स्ट एंग्लो वर्मीज वॉर, तो ये भी सही दिया हुआ है। और 1845 से 46 के बीच में सेकंड एंग्लो सिख वॉर, ये भी नहीं था, ये गलत दिया हुआ है, तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही दिया हुआ है। अब मुझे याद नहीं आ रहा है 1845-46 के टाइम पीरियड पे कौन सा जो वॉर था वो देखने को मिलता है। क्वेश्चन 58 की बात करेंगे, लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सिख गुरुज, ठीक है, तो यहाँ पे सिख गुरु को लेकर कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं। पहला लिखा है बंदा बहादुर वाज अपॉइंटेड एज ए मिलिट्री लीडर ऑफ द सिख बाय गुरु तेग बहादुर, बोला जा रहा है बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने मिलिट्री लीडर के तौर पे अपॉइंट करा था, तो ये बात तो गलत दी हुई है। दूसरी बात लिखी हुई है गुरु अर्जुन देव बिकेम सिख गुरु आफ्टर गुरु रामदास, रामदास के बाद गुरु अर्जुन देव पावर में आते हैं या सिख गुरु बनते हैं, तो सही बात है। थर्ड लिखा हुआ है गुरु अंगद देव गेव द सिख देयर ओन स्क्रिप्ट गुरुमुखी, बोला जा रहा है कि जो गुरु अंगद देव थे तो जो सिख लोगों की अपनी स्क्रिप्ट है गुरुमुखी, तो उसको ये इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ये बात भी सही है, तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन 59, यहाँ पे कुछ बैटल के नेम दिए गए हैं और उनको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है, तो यहाँ पे बैटल ऑफ अंबर, ये बैटल ऑफ अंबर दोस्तों 1849 के टाइम पे देखने को मिला था। बैटल ऑफ प्लासी ये आपका 1757 के टाइम पे देखने को मिलता है। बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश जहां पे जो ब्रिटिशर थे ये आपके फ्रेंच आर्मी को हरा देते हैं, तो ये आपका 1760 के टाइम पीरियड में देखने को मिलता है। और बैटल ऑफ बक्सर ये तो कई बार डिस्कस करा है, 1764 के टाइम पे देखने को मिलता है, तो ये पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन 60 की बात करेंगे, लिखा हुआ है यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, लिखा है रॉबर्ट क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो ये तो गलत दिया हुआ है, हमने अभी डिस्कस करा था कि जो विलियम बेंटिक रहता है वो पहला गवर्नर जनरल था बंगाल का, नहीं रॉबर्ट वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो रॉबर्ट क्लाइव रहता है ये फर्स्ट गवर्नर जनरल तो ये तब भी नहीं रहता है, तो ये तो गलत दिया ही हुआ है, ठीक है। बी ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक, तो ये बात तो सही है, ये भी डिस्कस करी है, तो यहाँ पे केवल सेकंड ऑप्शन करेक्ट दिया है। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है द रूलर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज रिमूव्ड फ्रॉम द पावर बाय द ब्रिटिश ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मिसगवर्नेंस, बोला जा रहा है कि
स्टेट में आप मिस गवर्नेंस कर रहे हो, मतलब सही तरीके से शासन नहीं कर रहे हो। इसको आधार बना के जो ब्रिटिशर थे इन्होंने किस स्टेट के जो एम्परर था वहां उसको हटा दिया था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अवध, झांसी, नागपुर एंड सतारा। ठीक है, तो अवध वो स्टेट रहता है जहां पे जो ब्रिटिशर रहते थे, मिस गवर्नेंस को आधार बना के उसको पावर से हटा देते हैं, अनेक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे अवध वो स्टेट रहता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। तो दोस्तों ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से जुड़े हुए हमने बात करी कि किस तरह से जो यूरोपियंस पावर रहती हैं वो इंडिया में आते हैं, एडवेंट होता है, और फिर किस तरह से वो अपना एक्सपेंशन करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का डिस्कशन, और फिलहाल के लिए बस इतना ही। स्टडी करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।